नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इराक में लापता 39 भारतीयों की मौत की सरकार ने पुष्टि कर दी है। आज सुषमा स्वराज ने इस पर बयान दिया। पिछले साल आज तक ने मोसुल जाकर 39 भारतीयों की तलाश की थी। हमारी पड़ताल में तब भी लापता भारतीयों के जिंदा होने के कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन सरकार ऐसा कहने से बच रही थी। आइए आपको दिखाते हैं मोसुल से अपनी वो रिपोर्ट जिसे इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए ENBA का अवार्ड भी हासिल हुआ था। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश इराक मोसुल से। पिछले 4 सालों में न जाने कितनी बार मैंने बगदादी और ISIS की तमाम खबरें दिखाई। कई बार यह ख्याल आया कि बगदादी और ISIS को करीब से देखूं, करीब से समझूं। आखिर कोई इतना वहशी कैसे हो सकता है? मौत बांटने के नए नए तरीके कोई कैसे ईजाद कर सकता है? ये जानने के लिए बगदादी और ISIS के करीब जाना जरूरी था। अक्टूबर को हमें पता चला कि विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह 39 लापता हिंदुस्तानियों की तलाश के लिए इराक जा रहे हैं। खबर मिलते ही 23 अक्टूबर की रात ही मैं, मेरे सहयोगी गौरव सावंत और कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ दिल्ली से बगदाद के लिए निकल पड़ा। बगदाद के लिए भारत से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लिहाजा हम पहले दिल्ली से दुबई पहुंचे। इसके बाद दुबई से दूसरी फ्लाइट पकड़कर 23 अक्टूबर की शाम स्थानीय समय के मुताबिक ठीक 5:30 बजे बगदाद एयरपोर्ट पहुंचे। अगले दिन सुबह सुबह हम बगदाद में भारतीय दूतावास में थे। जनरल VK सिंह से यहीं मुलाकात होनी थी और आगे के सफर के बारे में यहीं से जानकारी मिलनी थी। हमें पता था कि 39 भारतीयों की तलाश के लिए हमें मोसुल, बदूश और इरबिल जाना पड़ेगा और ये तीनों ही जगह बेहद खतरनाक थी। वहां बेइराकी फोर्सेस, कुर्दिश बागियों और ISIS के बीच झड़प जारी थी। दोपहर होते होते हमें पता चला कि विदेश राज्य मंत्री बगदाद पहुंच चुके हैं और वो बगदाद के ग्रीन जोन इलाके में ठहरे हैं। ग्रीन जोन इलाका मतलब बगदाद का सबसे महफूज इलाका। इस वक्त मैं बगदाद के उस इलाके में खड़ा हूं जो पूरे बगदाद में सबसे महफूज जगह मानी जाती है। इसे ग्रीन जोन कहते हैं। ग्रीन जोन जो आप मेरे पीछे बैरिकेड्स देख रहे हैं, उसके बाद वो इलाका शुरू होता है। इस इलाके में यानी ग्रीन जोन में तमाम दूतावास, UN के दफ्तर, अमेरिकन एम्बेसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जितने 5 स्टार होटल्स हैं वो भी यहाँ पर हैं और ये एक तरह का किले में तब्दील किया गया एक ऐसा गढ़ है जिसके अंदर और कोई नहीं जा सकता। भारतीय दूतावास में ही हमारी मुलाकात जनरल VK सिंह से हुई। उन्होंने हमें अपने प्लान के बारे में बताया। हमने इनसे अनुरोध किया था कि आप जब सिचुएशन ठीक हो जाती है, हालात ठीक हो जाते हैं, तो आप हमको बता दीजिए ताकि हम सब जगह जा सकें। जो चीज़ आपने बताई है उसकी भी पुष्टि कर सकें, जो और जो चीज़ें अभी तक आई हैं उनकी भी पुष्टि हो सके, क्योंकि भारत सरकार परिवारों को तभी कुछ कहना चाहेगी जब उनके पास कुछ सबूत हो। हमें भरोसा था कि हम विदेश राज्य मंत्री के साथ मोसुल जाएंगे। बगदाद से मोसुल तक करीब 410 किलोमीटर का सफर सड़क के रास्ते तय करना बेहद खतरनाक था, क्योंकि सड़कें सुनसान थीं और कई जगहों पर ISIS की मौजूदगी अब भी बरकरार। पर दुश्वारी ये थी कि मोसुल एयरपोर्ट बंद। हम मोसुल सिर्फ इराकी फौज की सुरक्षा में जनरल VK सिंह के काफिले के साथ ही जा सकते थे, लेकिन ऐन वक्त पर हमें पता चला कि जनरल VK सिंह इराकी सेना के विशेष विमान में मोसुल रवाना हो चुके हैं। जनरल VK सिंह के अकेले मोसुल चले जाने की खबर हमारे लिए झटके जैसी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था
अब क्या करें, कैसे मौसुल पहुंचे? हर एक ने हमें ये समझाया कि सड़क के रास्ते मौसुल जाने का इरादा छोड़ दो, खतरा बहुत है। पर दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था यहाँ तक पहुंचने का, और हमें तो हर हाल में मौसुल पहुंचना था। बात बगदाद तक तो ठीक थी, बगदाद सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे मोसुल के लिए, लोगों ने कहा कि खतरा बरकरार है, वहां जाना अभी ठीक नहीं है। लेकिन 39 भारतीयों के बारे में जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है। इससे पहले हमें बगदाद पहुंचने के दूसरे ही दिन ये बताया गया कि बगदाद में ये खबर फैल चुकी है कि हिंद के 3 सहाफी यानी भारत के 3 जर्नलिस्ट यहाँ घूम रहे हैं। हमारे लिए ये खबर बुरी थी, क्योंकि हमें बताया गया था कि बगदाद में बेशक ISIS का असर उतना नहीं है, मगर उनके स्लीपर सेल यहाँ अब भी जगह जगह छुपे हुए हैं। हमें सलाह दी गई कि फौरन होटल बदल लो, लिहाजा हमने रात को ही अपना होटल बदल लिया और सुबह सुबह बगदाद से निकलकर मौसुल जाने का फैसला कर लिया। 39 भारतीयों की तलाश और ISIS के ढहते किले का सच जानने मौसुल पहुंचना जरूरी, और मौसुल पहुंचने का यह सफर शुरू होता है बगदाद से। करीब 400 किलोमीटर दूर है बगदाद मौसुल, जहां पहुंचने में सड़क के रास्ते लगभग 7 घंटे का सफर। रास्ते में क्या कुछ होता है आपको बताएंगे, लेकिन आपको फिर बता दें कि मंजिल हमारी मौसुल ही। अगली सुबह टैक्सी बदल बदल हम बगदाद से मौसुल के सफर पर निकल पड़े थे। हमें कुछ पता नहीं था कि हम अपनी मंजिल पहुंच पाएंगे भी या नहीं। रास्ते में हर थोड़ी दूरी सेना और पुलिस के चेक पोस्ट हमें हमारा ड्राइवर लगातार आगाह कर रहा था कि हम कैमरा छुपा कर रखें, यहाँ तक कि मोबाइल से भी कुछ शूट ना करें। पर हमें जहां मौका मिला चुपचाप मोबाइल या कैमरा शूट शुरू कर देता। मौसुल पहुंचना जरूरी है। अब रास्ता एक ही है, वो है सड़क के रास्ते। एक टैक्सी ड्राइवर किसी तरह हमें तैयार हुआ है, से लगभग 100 किलोमीटर तक वो हमें ले जाए। आगे क्या होगा हमें ताजी और ब्लॉक ठीक लगा, पर इसके बाद जैसे हम आगे बढ़े हमें बगदाद हाथों बर्बादी के निशान साफ नजर आने लगे। हम उन इलाकों से अब गुजर रहे थे जहां दाइश यानी ISIS की मौजूदगी अब भी थी। तिजैल, काफिया और सामरा होते हम लगभग मौसुल के करीब हो गए थे, पर हमें हमारे ड्राइवर ने पहले ही बता दिया था कि सिर्फ वो सूरज की रोशनी में ही शाम का सफर, इसीलिए शाम होने से पहले हम किसी महफूज जगह पर जाते। सुबह होते ही सफर फिर शुरू हो जाता। बगदाद से मौसुल जाने के 3 रास्ते। एक, बगदाद से मौसुल एयरपोर्ट, वहां आप हवाई रास्ते। दूसरा, बगदाद से एयरबेस, हवाई रास्ते से जाएं। लेकिन इन दोनों ही जगहों पर हवाई रास्ते से जाना खतरनाक भी है, और दूसरी बात है कि मौसुल एयरपोर्ट और एयरबेस बंद है, क्योंकि वहां पर हालात ठीक नहीं है। हाल में फिलहाल वहां पे गोलीबारी शुरू हो गई है, इसलिए कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट वहां नहीं जा रही है, यहां तक कि डोमेस्टिक फ्लाइट भी नहीं जा रही। अब बचता है सिर्फ एक रास्ता, और वो रास्ता है सड़क का, जिससे आप मौसुल जा सकते हैं। तमाम डर और दहशत के बीच अब तक का सफर ठीक ठाक था, मगर इसके पहली बार हमें एहसास हुआ हम किस खतरनाक सफर पर थे। सामरा के करीब हमारे ऑपरेटर ने हमें बताया कि इस इलाके में दाइश ने कुछ मकानों को धमाके से उड़ा दिया है। धमाके की जान और बर्बादी के खंडर वहां मौजूद है। हमने फौरन फैसला किया कि हम उन खंडरों को शूट करेंगे, लिहाजा हमने हाईवे से कच्चे रास्ते पर उतार और फिर पैदल ही चल पड़े, और ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। एक सुनसान गांव ऐसा इलाका जहां दूर दूर कोई नहीं दिख रहा था, वहां अचानक हमें 5-6 लोग नजर आते हैं। हमने सोचा कि इनसे बात की जाए। हमें हमारे इंटरप्रेटर ने कहा कि जब तक वो ना कहे हम मोबाइल से किसी खंडर या आदमी को शूट नहीं करेंगे। लिहाजा पहले हम उनके करीब गए। इस हमारे इंटरप्रेटर ने उन्हें अरबी जुबान में बताया कि हम हिंदी सहाफी यानी भारतीय पत्रकार हैं, और बस यही गलती। इसके बाद उनमें से 2 ने हमारा कैमरा और माइक हमसे लिया। फिर उनमें से एक हमें इशारा कर एक तरफ चलने को कहा। अरबी में वो बार बार झाड़ियों को इशारा कर शायद दखूल बोल रहा था, यानी दाखिल होने को कह रहा था।
हमें नहीं मालूम वो कौन लोग। हम शिया सुन्नी के झगड़े में गए थे, ये दाइश समर्थक या फिर गुस्सा स्थानीय लोग या फिर कोई और, हमें नहीं पता चला। पर शायद हमारा नसीब अच्छा था, क्योंकि ठीक उसी वक्त हमें दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। की वजह से पहले हमें लगा कि आजान की आवाज है, मगर दूर गश्त पर इराकी फौज की 2 गाड़ियां आती दिखाई दी। देखते ही वो 5-6 लोग अचानक घबरा गए और हमारा कैमरा और माइक हम पर फेंकते हुए वहां से भाग गए। अब हमें लगा कि हम महफूज हैं, पर संभलने में आधे घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इस हादसे ने हम तीनों पर ऐसा असर किया कि बस फैसला कर लिया कि अब हम और आगे नहीं जाएंगे, वापस दिल्ली लौटेंगे। मगर शायद बहुत कुछ और होना बाकी था। वहां से निकलने के बाद एक चेक पोस्ट पर हमें इराकी स्पेशल फोर्स के जवान मिले। उनमें से एक पता चला कि हम भारत से हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। दरअसल वो बॉलीवुड फिल्मों का दीवाना था और अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन। वो हमें अपने जनरल के पास, हमने जनरल को अपने आने का मकसद बताया कि हम 39 लापता भारतीयों की तलाश के लिए यहाँ आए हैं। कि लगभग सिर्फ 2 महीने पहले तक यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब ये पूरा इलाका महफूज है, सेफ है। ये तमाम लोग इराकी स्पेशल फोर्स जो हैं ये हमारे साथ हैं, और हमें ये यकीन दिलाने के लिए और पूरे हिंदुस्तान को यकीन दिलाने के लिए कि अब वैसा नहीं है, हमें अपने साथ लेकर आने पर राजी हुए हैं। इनका ये कहना था अपनी आंखों से देखिए। बेशक मोसुल की 2 तस्वीर है, मोसुल का 2 चेहरा है। एक वो जो पूरी तरह से बर्बाद है, अभी भी स्लीपर सेल हैं ऐसा, लेकिन एक इलाका वैसा भी है जो पूरी तरह से महफूज है। और यही मैसेज हम लोगों के जरिए हिंदुस्तान को देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग टूरिस्ट आए। एक चीज और बता दूं कि इनमें से जितने लोग हैं, एक भी ऐसा शख्स नहीं है, एक भी इनमें से जवान ऐसा है जो बॉलीवुड का दीवाना ना हो, जो अमिताभ बच्चन का दीवाना ना हो, जो शाहरुख का दीवाना ना हो, जो सलमान खान का दीवाना। सारे यहाँ पे ये फिल्में देखते हैं अरबी सबटाइटल के साथ, हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। और यही वजह कि हम नाउम्मीद थे, लेकिन उसके बावजूद ही हमें अपने साथ लेकर चलने तैयार हुए। हालांकि खतरा अब भी है, कई जगह जगह पे बिछा हुआ हो सकता। ये उन्होंने हमें शुरू में आगाह किया था और इसीलिए कहा हम जहां जहां कहें आप बस उसी जगह पे अपना कदम रखें। बाद अब हम इराकी फोर्सेस के साथ थे। इराक आने के बाद से पहली बार लगा कि हम महफूज हैं। हमें अपने साथ बगदादी के हाथों बर्बाद इलाके को दिखाने, अपने साथ ले जाने पर राजी हो गए। उन इलाकों में खतरा अब भी बरकरार था, पर अब हम उनके साथ थे। बगदाद से 400 किलोमीटर की दूरी पर मोसुल। सफर लंबा था, टैक्सी बदल बदल कर जाना था। जाहिर सी बात है कि खाने पीने का रास्ते में कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि जगह जगह हालात भी खराब, कोई दुकान, ढाबा, होटल। जब हमें इराकी फोर्स मिली और उन्हें पता चला कि हम लोग भूखे भी हैं, तो एक जगह हमें रोका गया और उसके बाद इस फल की दुकान पे, ये यहाँ का बहुत ही मशहूर अंगूर है और वाकई बहुत मीठा भी। तो इनका ये कहना था कि आप जो भी खा सकते हैं खा लीजिए, आगे का पता नहीं खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना लगेगा हमें ये भी अंदाजा नहीं। लेकिन एक अच्छी चीज देखी, यहाँ पे खाने के साथ ही इराकी जो हमारे साथ ये सारे साथी हैं, वो आप उधर गाड़ी में भी बैठे हुए देख, इन लोगों ने गाड़ी में भी कुछ फल रखे। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये रही कि इन्होंने सब पैसे दिए और उसके बाद ये सामान खरीदा। ये नहीं कि ये सेना से हैं, इराकी स्पेशल फोर्स से हैं, सड़क पर से कुछ भी उठाकर चल दें, ऐसा नहीं। इसकी वजह थी, मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि हमें मोसुल के हिस्सों में फिर से लोगों का भरोसा जीतना है। दाइश और उसके जो आतंकवादी हैं उसको हराना है, तो लोगों का भरोसा जीतना जरूरी है कि आम लोगों का सबसे पहले भरोसा जीता जाए, ताकि ये सब वापस आए और फिर शहर आबाद हो। थोड़ी देर बाद हम उस इलाके में थे जहां ISIS ने अभी हाल ही में घर, दुकान सभी को धमाके में उड़ाकर खंडहर बना दिया था। हर तरफ तबाही और बर्बादी के ही मंजर थे। हमें इराकी फौज ने बताया कि इस इलाके में अब भी खतरा है, पर वो हमें बार बार यकीन दिला रहे थे कि उनके साथ हम महफूज हैं। अबू बकर अल बगदादी ने मोसुल ही नहीं, आसपास के इलाकों को
बात करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरफ जहां नजर जाती है वहां विनाश ही विनाश का मंजर है। लेकिन इसी विनाश के बीचों बीच यहां के लोग एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आतंक का खतरा अभी भी बरकरार है। यही नहीं, जख्म गहरा है, भरने में समय लगेगा। जो हमें अभी अभी इराकी फोर्सेस ने बताया कि ये पूरा इलाका जो है ये बहुत बड़ा था, यह मकान बहुत बड़ा था, इसमें करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग रहते थे। लेकिन ISIS के आतंकवादियों ने करीब 1.5 साल पहले इस इमारत को धमाके उड़ा दिया, साथ ही आसपास के और कई इमारतों को उड़ा दिया, जिसके बाद जो लोग बचे वो इस इलाके को खाली करके भाग गए। जिन्हें जहां मौका मिला वो वहीं गए। अब इराकी फोर्सेस का कहना यह है कि यहाँ से बगदादी का खात्मा हो चुका है, ISIS का खात्मा हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा काम बाकी है और वो काम है लोगों के दिलों से डर को भगाना, बगदादी के डर को, ISIS के डर को, और उन्हें वापस इस जगह पर लाना। गांव के अंदर तक जगह जगह चेक पोस्ट बने थे जिनमें इराकी फोर्सेस तैनात थी। फिर वहां के लोगों से हमें मिलाया गया जिन्होंने हमें बगदादी और उसके आतंक की कहानी सुनाई। Daesh come to Iraq because this destroyed the people of the Iraqi, but the people of Iraq and Hashid stop Daesh and he killed Daesh. That area is because Daesh as exploded this house, and we came here to save this area, and now it's very saved, and the people like him, and don't afraid for me. आसपास के इलाकों को इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से खाली तो करा दिया गया है, लेकिन अभी भी ये खतरा बरकरार है कि इस्लामिक स्टेट या दाइश के स्लीपर सेल इस इलाके में हो सकते हैं। इस समय मैं शम्स ताहिर खान और किरण सिंह, हमारी पूरी टीम इराकी सेना की एक टुकड़ी के साथ इसी इलाके में जा रहे हैं। अभी अभी इंटेलिजेंस इनपुट आई है कि इसी इलाके में एक गांव के पास कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया है और उसी की पड़ताल करने इराकी सेना की टुकड़ी, जिसकी कमांड खुद यहाँ के जनरल कर रहे हैं, उनके साथ हम जा रहे हैं। इराकी सेना के साथ गांव का दौरा करने के बाद हम वापस चेक पोस्ट पर पहुंचे। उन्होंने हमें अपने जवानों के साथ खाना खिलाया और इस ताकीद के साथ हमें विदा कर दिया कि अब और आगे न जाएं, यानी मौसुल की तरफ बिल्कुल न जाएं। मगर अब तक हम संभल चुके थे और फिर से मौसुल जाने का जुनून हावी हो चुका था। सो हम एक बार फिर आगे बढ़ चले मौसुल की तरफ। अब हमारा ड्राइवर ही हमारा इंटरप्रेटर भी था, पर उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। हमने रास्ता मोबाइल पर गूगल ट्रांसलेटर के जरिए हम अपनी बात अंग्रेजी से अरबी में और वो अरबी अंग्रेजी में हमें बता रहा था, पर वो अब भी इस बात पर राजी नहीं था कि हम मौसुल जाएं। उसने हमें मोबाइल पर अरबी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर ये बात कही और एक बार आगाह किया। मौसूल से आज तक की खास पेशकश जारी है। ब्रेक के बाद मौसूल की कुछ और कहानी आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश सीधे इराक से। हम जैसे जैसे मौसुल के करीब जा रहे थे हमारी बेचैनियां बढ़ती जा रही थी। जिस मौसुल और उसकी बर्बादी की कहानी हम लगातार सुनते आ रहे थे, अब वो हमारे बेहद करीब था। पर तभी हमें पता चला कि मौसुल में पिछले 2 दिनों से फिर कुर्दिश फाइटर, बागी और इराकी फोर्सेस के बीच गोलीबारी शुरू हो गई है। पर फिर भी आगे बढ़ते रहे, लेकिन यहाँ से अब एक दूसरा खतरा हमें बताया गया। जगह जगह रास्ते में बगदादी के बारूद बिछे हो सकते हैं, इसीलिए संभल कर जाना होगा। बगदादी और उसके आतंकवादियों ने मौसुल पर 3 साल तक राज किया। 3.5 साल तक मौसुल उनके कब्जे में रहा। बगदादी की कहानी खत्म हो गई, लेकिन मौसुल से बगदादी की यादें अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसने जिस तरीके से इस शहर को बर्बाद किया, सुनसान किया, लोगों के दिल में दहशत फैलाई, वो दहशत और डर आज भी कायम है। ये इलाका पहले कभी ऐसे खाली नहीं हुआ करता था। यहाँ के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि हजारों से कर गए, कुछ बगदाद गए, तिक्रित गए, कुछ नजफ की तरफ गए। जिन्हें जहां मौका मिला वो वहीं चले, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा
वरना अपनी सांसें उन्हें गिरवी रखनी पड़ेगी। इसलिए जिन्हें मौका मिला वो भाग गए। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब मोसुल हमारे सामने था और हम गए। मोसुल यानी बगदाद के बाद इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर। मोसुल यानी वो शहर जिसने पहली बार दुनिया को मलमल का कपड़ा दिया और उसी मलमल की वजह से इसका नाम मसलिन और फिर मोसुल पड़ा। 4 दिन की लंबी कोशिश, तमाम खतरों और मुश्किलों को पार करते हुए आखिरकार हम मोसुल पहुंचे। लेकिन मोसुल पहुंचने के बाद समझ में नहीं आया कि शुरुआत कहां से करें, क्योंकि जिधर जाऊं ऐसा ही मंजर, ऐसे ही मलबे। न मालूम ये कभी दुकान थी या घर या कुछ और, स्कूल भी हो सकता है, क्योंकि बताने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि तमाम लोगों ने मना किया कि मोसुल मत जाओ। वाकई खतरा था, हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। हम मोसुल प्लेन से नहीं आ सकते थे, इरबिल के रास्ते प्लेन से नहीं जा सकते थे, सिर्फ एक सड़क का मार्ग था और उसी के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे। हालांकि इस बिल्डिंग में भी मैं आपको बताऊं कि आने के लिए हमें कई लोगों ने रोका कि अभी भी मालूम नहीं, मलबा का ढेर ज़रूर है, लेकिन क्या पता बगदादी का बम अभी भी यहाँ शायद बिछाओ। लेकिन हमें मोसुल पहुँचना था, क्योंकि 39 भारतीयों का सुराग ढूंढना था, पता करना था कि आखिर वो हैं कहाँ। हालांकि भारत सरकार के नुमाइंदे विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी यहाँ आए और उनसे जो खबर मिली हमें, उसके हिसाब से तलाश शायद पूरी हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर है। कुछ पता नहीं वो 39 भारतीय जिंदा हैं या नहीं है। शहर का मंजर चीख चीख कर कह रहा था कि ये इंसानों की बस्ती नहीं बल्कि भूतों का शहर है। घर खंडर और खंडर घरों में तब्दील हो चुके थे। ऐसा लगता था मानो पूरे शहर पर ही बम बरसा दिया गया हो। जहां बम अपना काम नहीं कर पाया, वहां गोलियों के निशान दरो दीवार पर चीख रहे थे। निनवा प्रांत के मोसुल शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर बदूश जेल है। हमें जो आखिरी खबर मिली थी वो ये कि बदूश जेल में जब ISIS ने कहर ढाया तब उसमें 39 भारतीय भी वहाँ उस वक्त मौजूद थे। लेकिन इस बात की पुष्टि करने वाला कोई नहीं है। हालांकि हमें सुरक्षा कारणों से बदूश जेल तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कहा गया कि वहाँ पर 4 रास्ते हैं, जो 4 रास्ते बदूश जेल तक जाते हैं और उन 4 रास्तों की ही घेराबंदी है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने भी हमें यही सलाह दी कि आप बदूश ना जाएं। लेकिन मोसुल की हालत, मोसुल की कहानी यही है। इस तरह के मलबे, मतलब यकीन नहीं होता कि एक भरा पूरा शहर, एक गुलजार शहर, एक खूबसूरत शहर और उसका ऐसा बदरंग चेहरा। इंसान नाम की चीज नहीं थी, जो थे बस खामोश थे या फिर घनी बस्तियों में थे जहां तक हमें जाने की इजाजत नहीं थी। और ना ही वो सही फैसला भी होता, क्योंकि किस इंसान के भेस में कौन दुश्मन निकल आए हमें नहीं मालूम, या कौन सा कदम जमीन में छुपे बारूद के किस ढेर पर पड़ जाए हमें नहीं पता। एक आतंकवादी संगठन के रूप में इस्लामिक स्टेट अभी भी एक बड़ी ताकत है। दाइश एक सेना तो नहीं, लेकिन एक आतंकी संगठन इस समय यहाँ पर है और ताकतवर है। इसीलिए इराकी सेना लगातार इस पूरे इलाके की गश्त कर रही है, लोगों से मिल रही है, ये बताने का प्रयास कि अब दाइश एक बार फिर इस इलाके में अपने पैर नहीं पसार सकता। अब यहाँ इराक की सेना और इराक की जनता का राज चलेगा। वो तस्वीरें आपको इस शहर के बारे में वो सब बता देंगी जो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। 10 जून 2014 से पहले ऐसा दिखता था मोसुल। फिर अचानक बगदादी और उसके आतंकी आए। बम, बंदूक और बारूद लिए उन लोगों ने 3 साल में इस शहर को ऐसा कर दिया। दूर दूर तक टूटी पड़ी इमारतें, खंडहरों में तब्दील मकान, बर्बाद सड़कें, जगह जगह मलबे के ढेर और फिजा में बिखरी बारूद की बेचैन कर देने वाली जो शहर कभी अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक इमारतों के लिए दुनिया भर में इतराया करता था, अब वहां सिर्फ खंडहर रह गए। बगदादी ने जहां से अपनी खिलाफत की शुरुआत की, अब वहां सिर्फ बर्बादी के मंजर हैं। हर तरफ मोसुल में आपको खंडर और बर्बादी ही नजर आएंगे। आज तक के कैमरे ने भी जहां देखा वहां सिर्फ यही नजर आया। 3 साल में बगदादी ने मोसुल को क्या से क्या कर दिया।
दरअसल इराक में ISIS के 3 साल की खिलाफत का यही हासिल है, वो हासिल जिसके बारे में आम इराकियों ने क्या खुद कभी ISIS के खलीफा अबू बकर अल बगदादी और उसके गुर्गों ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ISIS ने एक बसे बसाए शहर की हालत क्या कर दी, ये देखकर अब आम इराकी खून के आंसू रो रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, दुकान, बाजार, अस्पताल, दफ्तर, रेस्तरां, कुछ भी तो नहीं बचा यहाँ पर। और जो बचे हैं वो भी अपनी तकदीर पर रो रहे हैं। लेकिन ये तो रही दुनियावी चीजों की बातें। ISIS की आग में झुलसकर मोसुल ने ठीक कितनी जिंदगियां गंवाई हैं, सच पूछिए तो इसका सही हिसाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। 3.5 साल गुजर गए जब मोसुल पर बगदादी का कब्जा हुआ था। इन 3.5 साल में मोसुल क्या से क्या हो गया। एक निशानी ये घर है। घर इसलिए कह रहा हूं कि ये कभी घर था, लेकिन अब कायदे से कहें तो खंडर है। 3.5 साल के दौरान मोसुल में ऐसे न जाने कितने घर उजड़ गए। करीब 40,000 लोग मारे गए, हजारों लोग लापता हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं है। और उन हजारों लोगों में वो 39 भारतीय भी हैं जिनका सुराग ढूंढा जाना अभी बाकी है। मोसुल के लोगों ने तो आज़ाद फिजा में सांस लेने की आस ही छोड़ दी थी। लगा कि जैसे अब जिंदगी इन्हीं संगीनों के साए में गुजरेगी, मगर आखिरकार मोसुल से ISIS का खात्मा हो ही गया। मोसुल वही जगह है जहां से बगदादी ने अपनी खिलाफत और ISIS की हुकूमत का ऐलान किया था। मगर अब यहां से आतंकियों को खदेड़ा जा चुका है। पूरे 3.5 साल बाद मोसुल से बगदादी के आतंकी बारात निकल चुकी है। लेकिन मोसुल को भूतों के शहर से इंसानों का शहर बनने में न जाने अब भी कितना वक्त और लगेगा। इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर मोसुल, और मोसुल का ये खुशहाल घर, लेकिन 2014 से पहले तक, जब तक बगदादी और उसकी आतंकवादियों की नज़र इस इलाके पर नहीं पड़ी, इन घरों पर नहीं पड़ी। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, हालांकि यहाँ पर कैमरे और माइक पर कोई आने को तैयार नहीं है, लेकिन हर एक की कहानी यही थी कि ऐसे न जाने कितने घर थे जो हमेशा गुलजार रहा करते थे। बच्चों की किलकारियाँ, पति पत्नी, रिश्तेदार, सब खुशहाल, और मोसुल भी खुशहाल, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी भी खुशहाल। लेकिन आतंक की ऐसी काली साया पड़ी उन पर कि 3.5 साल में सब कुछ बदल गया। खैर, मोसुल की ज़मीनी हकीकत और तस्वीरें हमारे सामने थी, मगर उस सवाल का जवाब अभी हमें नहीं मिला था जिसके लिए हम हिंदुस्तान से यहाँ तक आए थे। मोसुल में अब हमें 39 भारतीयों की तलाश करनी थी, उनका सुराग ढूंढना था। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों को उन लापता भारतीयों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रही इराकी सेना और इंटेलिजेंस की बात, तो उनके पास कोई पुख्ता सबूत या फिर जानकारी की कमी थी, पर फिर भी हमें कोशिश करनी थी। लिहाजा इसके बाद हम 39 लापता भारतीयों की तलाश में जुट गए। मोसुल आने के बाद हमें पता चला कि 2016 में 39 भारतीय लापता होने से पहले मोसुल के ही ओबराय होटल में देखे गए थे। हालांकि बाद में उस ओबराय होटल को ISIS ने धमाके से उड़ा दिया। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि उन 39 भारतीयों को ओबराय होटल में बदूश जेल जाने से पहले देखा गया था या बाद में। अगर वो बदूश जेल जाने के बाद देखे गए हैं तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि वो 39 भारतीय जिंदा हैं। दरअसल लापता भारतीयों को आखिरी बार मोसुल के बदूश इलाके में देखा गया था, पर किस जगह किसी को नहीं पता। इसीलिए उनकी तलाश में खुद विदेश राज्य मंत्री भी यहाँ पहुंचे। उन्होंने बाकायदा एक रात मोसुल के अंदर गुजारी। मोसुल का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया, खासकर जो पुराना मोसुल था, जो सिटी सेंटर था, वो ऐसे लगता है जैसे कि
दूसरे विश्व युद्ध में आपने कुछ तस्वीरें देखी हूँ, सब खत्म है। काम चल रहा है रीबिल्डिंग का, सफाई का काम चल रहा है, लेकिन एक अनिश्चितता का माहौल है, एक डर का माहौल है, पॉपुलेशन में भी, सिक्योरिटी फोर्सेस में भी। रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम गए, हमको रात को रुकना था, तो हमने जो उनके गवर्नर के ऑफिस है उनको कहा कि भाई कोई जगह बताइए, तो उनकी जगह कोई नहीं है। और फिर उन्होंने अपना जो पीए का जो उनका कमरा है उसमें टेबल खिसकवाई, उसके अंदर 3 जो फोल्डिंग पतले वाली जो चारपाइयाँ आती हैं वो डलवा दी, एक एक गद्दा मिल गया हमको, एक एक कंबल मिल गया, उनका सो जाइए। तमाम लोगों और इराकी इंटेलिजेंस से बात करने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि सच्चाई यही है कि उन लापता भारतीयों के बारे में ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है। इसीलिए खुद विदेश राज्य मंत्री ने भी बिना किसी नतीजे के तलाश का काम पूरा होने का ऐलान कर दिया। इसकी एक वजह यह भी है कि इराकी सरकार के पास भी लापता भारतीयों की कोई खबर या रिकॉर्ड नहीं है। जहां तक तलाश का सवाल है, इससे ज्यादा तलाश हो नहीं सकती। एक कहावत है कि चारे के ढेर में एक सुई को ढूंढना, ये उस तरीके से है। अब हम सब जगह जहां पे हो सकता था पूरे तरीके से, और इसके अंदर इराक सरकार की हमको बहुत मदद मिली। हमने जहां कहा वो हमको लेकर गए। हमने कहा कि इस नाम का कोई आदमी था, उसको लेकर आए, या उन्होंने कहा जी वो आदमी इस समय पे नहीं है, वो मारा गया, या जो भी हुआ। तो अपनी तरफ से और इराक सरकार की तरफ से तलाश वाला जो काम है वो हमने पूरा किया है। अब ले देकर आखिरी उम्मीद डीएनए रिपोर्ट पर ही है। भारत सरकार ने 39 भारतीयों का डीएनए सैंपल इराकी अधिकारियों को सौंप दिया है। यानी इराकी डेटाबेस से 39 भारतीयों का डीएनए मैच कर गया तब तो ठीक, वरना ये तलाश हमेशा के लिए अधूरी ही रह जाएगी। वैसे कुल मिलाकर इराक की सबसे बड़ी तलाश का सबसे कड़वा सच यही है कि 39 लापता भारतीयों का पता मिलना अब लगभग नामुमकिन है। कैमरामैन कृपाल सिंह और गौरव सावंत के साथ शम्स ताहिर खान, इराक आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।